जो 1 लाख से हम 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो दैट इज ओवन एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेल्स। बड़े बड़े ब्रांड के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं। फ्रीडम जैसा ब्रांड, एक रॉयल ऑर्किड जैसा ब्रांड जो कि स्टैब्लिश कंपनी है। जैसे हमने एक होटल बनाया, 100 रूम का होटल है, हमने 100 लोग इकट्ठे किए, जो 100 लोग मिलकर वो होटल बना ओन कर रहे हैं, yes, ओन कर रहे हैं। हम उसको लेके ब्रांड को देते थे, ब्रांड ऑपरेट करता है, जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो सब हम जो की होल्डर्स हैं, जो यूनिट होल्डर हैं, उनमें डिवाइड कर देते हैं। पहले दिन हमारी एक भी यूनिट सेल नहीं हुई, जबकि हमारी लोग आए थे उसमें, लोग आए, देखे, बहुत लोग आए, सबने इंटरेस्ट लिया, लेकिन लिया किसी ने भी नहीं। अगले दिन हमने वही प्रोडक्ट 21 लाख रुपए का किया और 6 सेल। सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्टार्टअप में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। आज हम आए हैं जयपुर मिस्टर दिनेश जी से मिलने, जो कि फाइनेसर के फाउंडर हैं। यस। और इन्होंने इस कंपनी को मात्र 1 लाख रुपए से शुरू करा और आज ये 2,500 करोड़ की कंपनी है। आप 1 लाख रुपए से बोल सकते हो, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है, जो हमने भागा दौड़ी की है, जो लेबरियस जो जितने हम हुए हैं, वो उस इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। और आई थिंक कोई भी कंपनी अगर हम बनाते हैं, और मतलब इतनी बड़ी कंपनी बनाने में बहुत मेहनत लगती है जी। ऑब्वियसली वो हम बहुत 1 घंटे के एपिसोड में नहीं दिखा सकते सब, बट तब भी कोशिश करेंगे आपकी स्टोरी जानने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस कंपनी को शुरू करने से पहले बैकग्राउंड क्या था आपका, और वो क्या चीजें यहाँ तक लीड करी? देखिए, मैं बैकग्राउंड में मैंने बहुत सारी आईटी कंपनी में भी काम किया है। लास्ट मेरा असाइनमेंट क्लब महिंद्रा के साथ था। क्लब महिंद्रा बेसिकली एक टाइम शेयर कंपनी है, क्योंकि बेसिकली आपको सिखाती बहुत है। प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो कंपनी आपको ट्रेन बहुत करती है, ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं। एक आप ड्रीम सेल करते हो, तो जो टाइम शेयर सेलिंग है, आई थिंक दिस इज अ टफेस्ट सेलिंग। जो टाइम शेयर जिसने सेल कर लिया वो सपने बेचने वाला है। अगर आपने सपने बेच लिए, सपने बेच के आपने पैसा लिया और आपने सेल की, तो वो मुझे लगता है सबसे टफेस्ट सेल है। वो हमने की है। क्लब महिंद्रा का बैकग्राउंड रहा है, मैंने ऑलमोस्ट 8 ईयर क्लब महिंद्रा के साथ काम किया है, जिसमें मोस्टली चैनल डेवलपमेंट के साथ साथ रिजॉर्ट डेवलपमेंट, कुंभलगढ़ रिजॉर्ट जो महिंद्रा का है, वो सब हमारे साथ ही बना। और कहीं ना कहीं से वहीं से ये जो रिजॉर्ट का जो कीड़ा है, जो एक जो लीज बैक मॉडल जो हम कर रहे हैं, उसका जो एक इन्वेंशन है, वो आप बोल सकते हैं कि वो वहीं की देन है। अच्छा, तो बिजनेस करने का आपको आइडिया कब आया? मतलब आपने 8 साल क्लब महिंद्रा को दिए जी, तो वो स्विच कैसे करा और आइडिया कैसे आया? आइडिया बिजनेस करने का बहुत टाइम से था कि बिजनेस कभी करेंगे, बट कुछ ऐसा करेंगे कि जो कि कुछ यूनिक चीज हो, क्योंकि नॉर्मल चीज मेरे को समझ में नहीं आती। नॉर्मल जो ट्रेंड में जो लोग करते हैं, वो थोड़ा सा वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मुझे हमेशा कुछ चैलेंजिंग करना पसंद है। तो ऐसा चैलेंजिंग हमने स्टार्ट किया। रियल स्टेट, बेसिकली आप रियल स्टेट बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट रियल स्टेट। दिस इज जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ रियल स्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी चूंकि महिंद्रा में काम किया था, तो वो ब्लड में था। तो धीरे धीरे ये चीजें क्या निकलती हैं, अपॉर्चुनिटी जहां मिलती है वहां से वो काम, मतलब जब टाइम आता है तभी स्टार्ट होता है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या था? मतलब आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या था? क्योंकि मुझे लगता है जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, कई बार अगर फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड होता है तो वो भी हेल्प करता है। तो वो जानना मेरा चाहता हूं। कोई फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फैमिली में फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, जो एक्सपायर हो गए अनफॉर्चुनेटली। और मेरा रूरल बैकग्राउंड रहा है। जॉब मैंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया। मतलब इनफैक्ट जब मैं स्टडी के लिए जयपुर आया, तो घर वालों ने मेरे को जानबूझ के बाइक दिलवा दी ईएमआई पे। और इसलिए दिलवाई, वो बाद में समझ में आया कि ये ईएमआई के पैसे, शुरू में 5,000 रुपए में वो सीडी 100 ली थी मैंने, 5,000 डाउन पेमेंट था, वो घर वालों ने दिया। उसके बाद उसकी 3,500 की ईएमआई थी, बोले अब आपको देनी है। तो वो लोडिंग समझ में आई कि ये इन्होंने क्यों बोला। तब तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि बाइक दिलवा दी। लेकिन जब वो जो ईएमआई का लोडिंग आया, तो ये भी डर लगा कि अगर ईएमआई नहीं दी तो बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे। तो वो डर जब आया, तो क्या अपने आप पैसा कमाने में एटलीस्ट उतना हो जाए कि वो गाड़ी की ईएमआई चली जाए। तो वो स्ट्रगल धीरे 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 करता गया, और फिर बिजनेस पे थोड़ा सा काम के लिए उस टाइम स्टार्ट हुआ। लेकिन मन में कहीं था कि हम कुछ बिजनेस करेंगे, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जो इनोवेटिव हो और वो बिजनेस के शेप में हो। अच्छा, सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी चीज में? सर, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए सेल्स बैकबोन है। अगर आपको सेल्स करना वो प्रोडक्ट आता है,
तो आप सब कुछ कर सकते हो। Okay. हम जो जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, जो हमने जो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स किए हैं, बैक टू बैक इनोवेशंस किए हैं, Right. और जो 1 लाख से हम 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो दैट इज वन एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेल्स। Right. अब मैं सिंस अभी हम लोगों का ठीक है, मैं मतलब एज अ डायरेक्टर, एज अ फाउंडर कंपनी में हूँ, Right. लेकिन मुझे ये प्राउड हो रहा है बताते हुए कि मैं आज भी सेल करता हूँ। Wow. मैं आज भी कॉल पे जाता हूँ, जी. मैं सामने वाले को नहीं बताता मैं कौन हूँ, Okay. लेकिन टीम भी मेरी जो है, हम्म. जो डाउन द लाइन मेरी टीम है, जो एसोसिएट्स हैं, Right. जो जहाँ भी टीम है, वो मेरी रिस्पेक्ट सिर्फ इसीलिए करती है, उनको पता है कि अगर ये उतर गया तो ये कर लेगा। Right. तो वो मेरे को एक्सक्यूजेस भी नहीं दे पाते कि सर ये ऐसा हो गया वैसा, उनको पता है, इनको सब पता है। Right. तो वो मुझे लगता है सेल्स एक ऐसा टूल है, जो बंदा कहीं भी पहुंच जाए कंपनी में, उसको उस टूल को नहीं छोड़ना चाहिए। Right. सेल्स हमेशा करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में चले गए हो। आपने जैसे ये बात बोली ना कि वॉक द टॉक कहते हैं, कि आप जी। मतलब खुद कर रहे हो तो नीचे वालों को Yes. पता है कि भाई इनको हम कुछ भी बहाना नहीं दे सकते, क्योंकि जी, इन्हें जी। पता है कि होता कैसे है काम। जी जी जी। तो मुझे लगता है काफी अच्छी एडवाइस है फाउंडर्स के लिए स्पेशली, Yes. कि यार जो भी चीज आप नीचे टीम से कराना चाहते हो आपको आनी चाहिए, भले आप करो या ना आप करो। किसी भी skill फॉर्मेट में पहुंच जाएं, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, आपको बेसिक्स अपना नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिक्स हमने सेल से किया, हमें कुछ नहीं आता था, ना हमारा कोई बैकग्राउंड है, ना हमारे पास पैसे थे, हमें सेल्स आती थी। Right. सिर्फ उसी सेल की वजह से हम इतना बड़ा एम्पायर अभी खड़ा कर पाए, और इतने बड़े जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आज की डेट में, 9 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं। एक विंडम जैसा ब्रांड, एक Right. रॉयल ऑर्किड जैसा ब्रांड, जो कि स्टेब्लिश कंपनी है, Right. आज से नहीं सालों से स्टेब्लिश कंपनी है, और मतलब हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो कुछ तो देख के उन्होंने वो किया होगा। अच्छा, तो आपको यही मैं जानना चाहूंगा कि फाइन एसेस का आइडिया क्लिक कैसे करा, क्योंकि एक कैटेगरी क्रिएशन है, तो जी। कैसे क्लिक करा और आपने शुरू कैसे करा? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी जो कि ब्लड में था। रियल एस्टेट करने का आइडिया ऐसे आया कि मैं इसे क्लब महिंद्रा के बाद, चूंकि हम क्लब महिंद्रा कंसेप्चुअल सेल है, तो मेरे एक मित्र मिले जो रियल एस्टेट का काम करते थे, जो यहाँ जयपुर में प्लॉटिंग का काम करते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप रियल एस्टेट करो। तो चूंकि रियल एस्टेट मेरे को रियल एस्टेट नाम नहीं समझ में आता था, उसमें करना नहीं था, उसमें करियर नहीं बनाना था, क्योंकि रियल एस्टेट की इमेज थोड़ी सी क्या है कि बहुत अच्छी नहीं थी। फैमिली से भी डिस्कस किया, तो फैमिली ने भी बोला बस यही काम बच गया, आप महिंद्रा जैसी कंपनी में हो, इतना अच्छा सब चल रहा है, रेपुटेड है, एक आप कहीं जाते हो तो आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो, तो अब रियल एस्टेट और वो भी प्लॉटिंग बेचना, ये हम नहीं करेंगे। लेकिन वो मेरे पीछे बहुत पड़े, उनको कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखा, तो उन्होंने बोला आप करो। और हुआ क्या कि एक बार उन्होंने मेरे को वो कैंपेनिंग करवाते थे, उन्होंने मेरे को एक लीड दी। वो लीड बेसिकली बीकानेर में एयरफोर्स स्टेशन है नाल, वहाँ के लोगों की थी। तो उन्होंने बोला कि आप ये अच्छे इंटरेस्टेड हैं और ये प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप इनको एक बार प्रोडक्ट वगैरह समझा दो और ये ले लेंगे, ये अच्छे लेने वाले हैं। तो मैंने आधे अधूरे मन से उनसे बात की, वो एयरफोर्स में थे, क्योंकि महिंद्रा ने इतने एटिकेट्स तो सिखाए थे कि नॉर्मली आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, आपको क्या बात करनी है। सेल्स का उस टाइम रियल एस्टेट का बेसिकली ये होता था, रियल एस्टेट का मतलब कि लोग ऐसे करते थे, ऑफिस में आके बैठ जाते थे, कोई आया उसको दिखा दिया, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। रियल एस्टेट में उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे हम लीड जनरेशन, आपको सोशल मीडिया कैंपेनिंग तो हुआ ही नहीं करता था, ये सब चीजें कैसे लीड जनरेट करनी है वो लोगों को आता ही नहीं था। क्योंकि हमने कॉर्पोरेट में काम किया था तो हमें सब कुछ आता था। तो उन्होंने कैंपेनिंग किया, वो लीड आई, मैंने आधे अधूरे मन से उससे बंदे से बात की, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मैं ऐसे नहीं आऊंगा, आप मेरे को 3 सेल के इनफैक्ट कुछ अगर टोकन दोगे तो मैं आऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने बोला सर ऐसे कैसे टोकन दे दें, हमने प्रोडक्ट देखा नहीं, आपसे मिले नहीं, कंपनी के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते नहीं। मैंने कहा मैं आपको, आप दोगे तो ही आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे को तो करना नहीं था, मेरे को तो टालना था। और फॉर्चुनेटली उन्होंने बोला आ जाओ सर, अगर आपसे बात करके अच्छा लगा और अगर कुछ जरा सा भी अच्छा लगेगा तो हम आपको टोकन देके भेजेंगे। सैटरडे संडे था, मैं फ्री था, मैंने फैमिली को तैयार किया, मैं चलो बीकानेर घूम के आते हैं। तो उनको गाड़ी ली और हम फैमिली के साथ बीकानेर चले गए। सिर्फ घूमना पर्पस था, सेल का कोई पर्पस नहीं था। तो हम बीकानेर गए, मैंने उनसे मिला, उनको प्रोडक्ट समझाया, और फॉर्चुनेटली 10 लोगों ने मेरे को 5-5 हजार रुपए टोकन दे दिया। 51 से 10 लोगों ने। अब 10 सेल हो गई, और वो टोकन का मतलब सेल है, सेल हो गई।
तो मैंने फिर फाइनली कमीशन की कैलकुलेशन की, जो मेरे को उन्होंने एकदम कम ऑफर किया था। राइट। तो मुझे लगा यार पैसे तो बहुत बन गए। तो वहां से कहीं ना कहीं वो क्लिक हुआ राइट। कि यार करना चाहिए, पैसा पैसा बहुत है, राइट। मतलब एक प्रोफेशनल को आप जब बिजनेस का पैसा दिखाओगे तो नेचुरली वो प्रोफेशनल और बिजनेस के पैसे का कहीं मैच नहीं है। राइट। बिजनेस में नो डाउट आपको अर्निंग है, सब कुछ है। वो आप ये समझ लीजिए कि वो एक जो बीकानेर नाल वाला जो एक ऑप्शन था, वो एक इनिशियल स्टार्टिंग थी मेरी। राइट। मैं आया उसके बाद, और उनका नेक्स्ट वीक आने का था कि हम नेक्स्ट वीक आएंगे, साइट देखेंगे। फॉर्चुनेटली 100 सेल बुक हुई। उन्होंने सब अपने कलीग्स को, बीकानेर में थे कुछ लोग, गुवाहाटी पोस्टेड थे, जहां जहां भी एयरफोर्स स्टेशन थे, सब जगह उन्होंने फोन किया। और फोन पे ही मतलब बैक टू बैक वो 100 फॉर्म, जिस दिन आए वो मेरे को 100 फॉर्म देके गए। वो मेरा रियल एस्टेट कैरियर की स्टार्टिंग थी। उसके बाद मैंने मतलब दिल लगा के काम किया, धीरे धीरे अपनी टीम मैंने बढ़ाई। और एक टाइम ऐसा आ गया कि नॉर्मली जब करते थे मेरे आने से पहले 90% सेल दिल्ली के में होती थी, उनका दिल्ली ऑफिस था। जयपुर में कोई काम नहीं करता था, क्योंकि यहाँ वाला बंदा दूर प्लॉटिंग नहीं लेता था। दिल्ली में बेसिकली स्क्वायर फीट में लोगों को प्रोडक्ट मिलता था, यहाँ स्क्वायर यार्ड में प्लॉट मिल रहा है, तो उस रेट से भी आधे रेट में, तो उनके लिए क्विक डिसीजन वाला काम था। लेकिन मैंने उस सिनेरियो चेंज किया। वहां आने के बाद 90% सेल जयपुर होने लगी, 10% दिल्ली के लिए बचा। लोगों को डर था कि इनके दिनेश जी से दूर रखो वरना ये प्रोडक्ट यहीं भेज देंगे, हमें मिलेगा नहीं। तो वो स्टार्टिंग हुई, मैंने मोनेंजा जैसी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया। हमने जो कॉर्पोरेट में जो अपनी ट्रेनिंग में जो सीखा था वो रियल एस्टेट में इम्प्लीमेंट किया। कुछ नए चैलेंजिंग रूल लिए, कुछ ऐसे लिए जो सोच नहीं सकते थे, वो करके दिखाए। तो वो एक स्टार्ट हुई। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, फिगर तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 30-35% हमारे रिपीटेड कस्टमर्स हैं, जो इनफैक्ट हमारे हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। हमने पुष्कर किया, पुष्कर इन्वेस्ट किया, हमने उदयपुर किया, उदयपुर इन्वेस्ट किया, हमने जवाई किया, जवाई उन्होंने इन्वेस्ट किया। यही आपकी गुडविल है, यही आपके काम को दिखाता है, यही आपके वैल्यूज को दिखाता है। अगर आपके पास रिपीटेड कस्टमर्स 30% 40% हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब समझ लेते हैं कि फाइनेंसेस अभी क्या कर रही है, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ एग्जैक्टली मॉडल क्या है। तो एक बार उसके बारे में आप कुछ डिटेल देखिए, हम एक मॉडल पे काम करते हैं जिसको ब्रांडेड रेजिडेंसेस और सेल लीज बैक बोलते हैं। सेल लीज बैक मॉडल बोलते हैं। आप इस मॉडल को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक शोरूम का हमने होटल बनाया, हम बेसिकली ROI बेस्ड प्रोडक्ट ही करते हैं, जिसमें कस्टमर को एक अपने इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिले, उसको कुछ उसके साथ कुछ बेनिफिट्स मिले, और उसको वो यूज कर पाए। यूज के साथ साथ एक रेंटल इनकम भी वो ले पाए। तो हमारे इस मॉडल को सेल लीज बैक मॉडल बोलते हैं। ठीक है। सेल लीज बैक में ये होता है कि जैसे मान के चलिए एक 100 रूम्स का हमने एक होटल बनाया, जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, वो सब ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, सब US बेस्ड कंपनी है जिनके साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, सब लिस्टेड कंपनी है, सब एक वैल्यूएबल कंपनीज हैं जिनके साथ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। हम रेगुलर अपना ये रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं करते, हम ब्रांडेड प्रोडक्ट करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि 100 रूम्स का एक होटल है, हम उसमें से एक एक यूनिट इंडिविजुअल को सेल करते हैं। दिस इज अ यूनिट सेल। ये ऐसा हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वो नहीं है, हम एक यूनिट सेल करते हैं। आप एक तरह से यूनिट सेल को एक क्लाउड इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। जैसे हमने एक होटल बनाया, 100 रूम का होटल है, हमने 100 लोग इकट्ठे किए, जो 100 लोग मिलके वो होटल बना रहे हैं, ओन कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट हम करवाते हैं, हम उसको लेके ब्रांड को देते थे, ब्रांड ऑपरेट करता है। जो भी रेवेन्यूज आते हैं, जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, वो सब हम जो की होल्डर्स हैं, जो यूनिट होल्डर हैं, उनमें डिवाइड कर देते हैं। ये आप बेसिक मैंने समझाया है। अब आप हमारे यहाँ किसी सेल्स वाले से प्रेजेंटेशन लेंगे तो वो उसी प्रेजेंटेशन को 1 घंटे की कर देता है, लेकिन उसका निचोड़ ये है। उसके साथ हम उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स देते हैं, कुछ हम उसको बेनिफिट्स, वेडिंग का भी कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग देते हैं, ये सब बेनिफिट देते हैं, क्योंकि वो ब्रांड से एसोसिएटेड है। तो उसमें वो बेसिकली एक ब्रांड का बेनिफिट यही है, आप एक ब्रांड से जुड़ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ आपका पैसे का रिटर्न अच्छा मिल रहा है, रिटर्न के साथ साथ उस ब्रांड के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप यूज कर पा रहे हैं। साल में कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स हम लोग देते हैं, 10 नाइट्स 25 नाइट्स, जिसमें उसको यूज भी कर पाता है। यूज के पीछे ये है कि उसको एक प्रिविलेज मिलता है, वो ब्रांड से टच रहता है कि मैंने काम किया और मैंने इस ब्रांड के साथ इन्वेस्ट किया और मैं ब्रांड की प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहा हूँ। अच्छा, ROI क्या रहता है जनरली, अगर हम जानना चाहें? सर देखिए, नॉर्मली ROI डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता है, जब तक कंपनी देती है, वो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट अपना कॉस्टिंग का पार्ट है।
उसके बाद से जो इस कंसेप्ट पे कंपनीज काम कर रही हैं, इनफैक्ट हम भी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि कुछ हम कमिटेड आरओआई देते हैं, कुछ हम लोग एक्चुअल्स आरओआई देते हैं। एक्चुअल्स आरओआई जिस कंसेप्ट पे बाकी जो कंपनी भी काम कर रही हैं, मुझे लगता है 10 से 12% आरओआई का रिटर्न वो लोग दे रहे हैं। हाँ, तो हम तो हमारे यहाँ 7% से हम लोग स्टार्ट करते हैं टिल 11% तक करते हैं। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, बेनिफिट्स पे, सब चीजों। एटलीस्ट एफडी से ज्यादा हो, मुझे लगता है लोगों का माइंडसेट थोड़ा ये भी रहता है। यस, बोल सकते हैं। तो हाँ, एफडीज में गारंटेड देता है, क्योंकि सेबी का, गवर्नमेंट का उसमें रेगुलाइजेशन है। हमारे यहाँ हम एश्योरेंस देते हैं कि वो मिनिमम इतना है, बाकी फ्लक्चुएट तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। राइट, अंडरस्टूड। अभी कहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कौन कौन से ग्रुप के साथ पार्टनरशिप? यस, अभी हमारा जयपुर में प्रोजेक्ट है। जयपुर में हमने विंडम, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, रामाडा वगैरह सब उसके ही प्रोडक्ट्स हैं। 10,000 होटल्स हैं उनके वर्ल्ड वाइड। और हम एक विंडम ग्रैंड, उनका हाईएस्ट प्रोडक्ट है जो हम जयपुर में कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 325 कीज का होटल है और कुकस में है, बहुत अच्छी वेडिंग डेस्टिनेशन है। और हमारी लैंड फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी है, 360 डिग्री माउंटेन्स हैं उसमें। और 160 फीट रोड पे लैंड है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी लोकेशन है। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट हमारा एक पार्ट कंप्लीटेड है, रिजॉर्ट फार्म्स पुष्कर के नाम से, पुष्कर में है। वो रेडी है, हम उसमें वेडिंग भी करवाते हैं। हमने हैंडओवर दे दिया, आरओआई मिल रही है, लोग उसको यूज कर रहे हैं, सबको पोजीशन दे दिए। और हम उसमें यूजेस में मतलब वेडिंग्स वगैरह सब करवाते हैं। एफआईटी भी देते हैं, वेडिंग्स भी करवाते हैं। वो हमारा रनिंग प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है। एक प्रोडक्ट और है हमारा जयपुर में ही, महिला में, जो कि ऑपरेशनल है। छोटा प्रोडक्ट है, 70 यूनिट्स का प्रोडक्ट है और वो भी ऑपरेशनल है। उसमें भी हम काम करते हैं, मतलब वो भी है। एक प्रॉपर्टी हम कुर्ग में कर रहे हैं, कर्नाटका। बहुत खूबसूरत जगह है कुर्ग। कुर्ग को बेसिकली इंडिया का स्कॉटलैंड बोलते हैं। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, नेचर बहुत अच्छा है और कुर्ग का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मतलब कभी भी आपको ऐसा गर्मी जैसा इस तरह का फील नहीं होगा, एक बैलेंस क्लाइमेट है वहां पे। हम एक 125 रूम की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगेन वो विंडम के साथ कर रहे हैं। कुर्ग ये हम लोग ये जवाई भी विंडम के साथ कर रहे हैं। अभी हमने दुबई में फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट में ये एमओयू साइन किया है। 4 प्रॉपर्टी हम विंडम के साथ कर रहे हैं दुबई में। हाँ, ये सब मिला के एक प्रॉपर्टी दुबई की है और 3 इंडिया की है, जिसमें एक उदयपुर है, एक कुर्ग है, एक जवाई है और एक दुबई है। 4 प्रॉपर्टी हमने एफएचएस में साइन की हैं, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि 4 प्रोजेक्ट विंडम ने भी पहली बार ही साइन किए। काफी सारे प्रोजेक्ट्स जैसे आपने बताया कर रहे हैं। जी। और सबसे पहला कौन सा था और उसके पीछे कितनी मेहनत थी, उसके पीछे कितने चैलेंज है, वो मैं जानना चाहूंगा। सर, सबसे पहला हमारा, आप इस वैसे तो हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बाकी लोगों के साथ भी किए हैं, लेकिन हमारा जो पहला जिसमें हमारा हार्ड कोर ब्लड लगा है, वो हमने किया था पुष्कर में। वो पुष्कर में हमने बेसिकली एक फार्म का जो वही डिलीवर्ड है, जिसमें वेडिंग करवाते हैं, वो हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था। हमने जिनसे लैंड ली थी, वो उन्होंने बोला था कि यहाँ ये आपका ही प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो मैंने बोला अब तो ले ली सर, अब बेचना है। अब पीछे नहीं जाना, कुछ मतलब मुड़ के नहीं देखेंगे, अब इसको बेच के मानेंगे। तो हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज किया, हमने इंडिया में नहीं बेचा। उन्होंने बीच में ट्राई कर चुके थे वो लोग, तो उनसे नहीं हुआ, तो हमने उनसे परचेज किया। परचेज करके हमने उसमें छोटी छोटी यूनिट बनाई। 500 स्क्वायर यार्ड की यूनिट थी, छोटी तो नहीं थी वैसे, तो बड़ी थी वो। और हमने उनको 16 लाख रुपए में बेचना स्टार्ट किया, यूनिट बना के, एक एक यूनिट, 1 बेडरूम यूनिट। और फॉर्चुनेटली मैं उसके बाद दुबई गया। दुबई में हमें एक इंडिया प्रॉपर्टी शो होता है, जिसमें हमने वो प्रोडक्ट शोकेस किया। वो भी हमने स्टॉल नहीं ली थी, क्योंकि हमारे लेवल से बाहर की स्टॉल थी, कॉस्टिंग उसकी। किसी हमारे सज्जन ने ली थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन्होंने हमें सबलेट की। हमने वहाँ 16 लाख की यूनिट बेचना स्टार्ट किया फार्म, और फटाफट वो ब्रोशर लगा के हमने स्टार्ट किया। हुआ क्या कि पहले दिन, 3 दिन का शो था वो, पहले दिन हमारी एक भी यूनिट सेल नहीं हुई, जबकि हमारी लोग आए थे उसमें, लोग आए, देखे, बहुत लोग आए, सबने इंटरेस्ट लिया, लेकिन लिया किसी ने भी नहीं। तो मतलब जबकि उस पूरी एग्जीबिशन का सबसे सस्ता प्रोडक्ट था वो। तो हमने सोचा प्रॉब्लम क्या है, लोग इतने लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन क्लोज नहीं हो रहा एक भी। तो
एक कस्टमर जो सबसे पहले आया था वही शाम को वापस आया, तो उससे थोड़ी यारी दोस्ती हुई, चाय वाय पी हमने साथ। तो मैंने बोला सर आप लो, मैंने पूछा आप ले, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा? बोला बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला आपने लिया क्यों नहीं? बोले यार दिस इज टू गुड टू बिलीव, इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो आप? राइट। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया हो गया। अगले दिन हमने वही प्रोडक्ट 21 लाख रुपए का किया और 6 सेल की। तब मेरे को समझ में आ गया कि प्रोडक्ट सस्ता करने से नहीं बिकता है, प्रोडक्ट में आपको क्वालिटी के साथ साथ उसके प्राइस से भी जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको एक जस्टिफाइड प्राइस करना पड़ेगा। और आप विश्वास करिए उस इवेंट से हमने 30 सेल की, 30 सेल फॉर 21 लाख। 21 लाख कुछ को तो फिर हमने लास्ट वाले दिन 25 लाख कर दिया। तो वो बहुत अच्छा एक लर्निंग था हमारे लिए। जिस मॉडल पे हमको काम कर रहे हैं, तो वो मॉडल पे भी हम, ये मॉडल बेसिकली दुबई में बहुत चलता है, सेल लीज बैक मॉडल। ये आप बोल सकते हैं कि वहीं से हिम्मत आई कि हम ये इंडिया में भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब आपने लैंड ली और दुबई में कितना टाइम था, मतलब क्योंकि मैं जानता हूँ फर्स्ट सेल कब हुई? सर देखिए फर्स्ट सेल हमने जयपुर में की थी। इनफैक्ट हम लोगों ने पुष्कर के प्रोजेक्ट की पहली सेल अजमेर में की थी। ठीक है। और अजमेर के बाद हमने सराउंडिंग्स पे फोकस किया। हमने कॉर्पोरेट पकड़ा श्री सीमेंट। श्री सीमेंट की बेसिकली 7 यूनिट्स हैं ब्यावर के आसपास। तो नॉर्मली ब्यावर के लोग बहुत, सब लोग यहाँ आते हैं पुष्कर, लेकिन मेरा मानना यह है कि लोकल नहीं आते। उनमें जो जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे उन फैक्ट्रीज में हैं, जो श्री सीमेंट की यूनिट्स में है, मोस्टली सब बाहर के हैं। तो वो बाहर का आदमी इन्वेस्ट कर लेता है। वो लोग नॉर्मली वीकेंड पे सबसे नियरेस्ट ब्यावर के पास पुष्कर ही है, तो लोग आते ही थे। तो हमने उस एरिया में उन 7 यूनिट्स पे काम करना स्टार्ट किया और फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। फिर हम लोग आउट ऑफ इंडिया हमने निकलना स्टार्ट किया। ये समझ में आ गया कि जिस कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए आपको स्प्रेड होना पड़ेगा, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, मेट्रोज में जाना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट की सबसे बढ़िया ब्यूटी ये है कि इंसान प्रोजेक्ट पे पैसा लगाता है, इन्वेस्टर हमारे कंसेप्ट पे पैसा लगाता है। वो जो आपने पहला लैंड पुष्कर का खरीदा था, उसके लिए फंड्स कैसे आपने मतलब करा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि लैंड के केस में लोग अभी भी ये करते हैं कि एक इनिशियल टोकन दे देते हैं, 21 लाख 51 लाख दे देते हैं, फिर कुछ टाइम मिल जाता है, फिर आप सेल कर करके पैसे देते जाओ। तो नॉर्मली हमारा वो पहला प्रोजेक्ट था, मतलब पहला इन द, हमने भी पहले भी किए थे, लेकिन वो लैंड परचेज करके वो सब करने वाला पहला एक्सपीरियंस था। अब हम ओनर से मिले, हमने उनको बोला जी प्रोजेक्ट तो हमें करना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ टोकन देने के भी पैसे नहीं। उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं हो सकता दिनेश जी, पैसे तो देने पड़ेंगे, मैं भी कैसे दे दूं आपको। तो हमने, हमारे एक इन्वेस्टर हैं, उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पास पैसे नहीं है और हमें प्रोजेक्ट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है दे देते हैं। उन्होंने बोला कि आप कितने पैसे देने हैं, तो हमने बोला 21 लाख रुपए इनिशियली उनको देने हैं, बाकी बोले कुछ टाइम दे देंगे तो हम सेल पे फोकस करेंगे, सेल से देंगे। नॉर्मली यही ट्रेंड लोग फॉलो करते हैं, मुझे लगता है आज भी यही करते हैं। हम भी करते हैं, बाकी भी करते होंगे एक टाइम में, लेकिन सेल हो ना हो उससे मतलब नहीं, आपको पैसा अरेंज करना पड़ता है। वो कमिटमेंट हो गया वो हो गया, उससे नहीं होता। तो उन्होंने बोला आप चेक दे दो। तो मैंने 11 लाख का चेक दे दिया, 11 लाख का एक दे दिया, 11 लाख का एक दे दिया, और हमारे एक इन्वेस्टर के बोलने पे कि आप दे दो मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। और 11 लाख का चेक दे दिया, और जिनको हमने चेक दिया उन्होंने अगले दिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट कर दिया। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। उन्होंने, जो हमारे इन्वेस्टर जिनके बोलने पे हमने वो इन्वेस्ट किया था, उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। तो मेरे को समझ में आ गया कि अब ये पैसे नहीं देंगे। मैंने बोला मैं, अगर हम आगे बढ़ गए तो मैं चेक तो बाउंस नहीं करवाऊंगा। टचवुड आज तक हमारा कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है। मैंने उस दिन कसम खाई थी मेरा चेक बाउंस नहीं होने दूंगा। तो मैंने एक दो लोगों से बात की, एक दो इन्वेस्टर से बात की, थोड़ा उनको समझाया और हमने पैसा अरेंज करके वो चेक क्लियर करवाया। उसके बाद हम अगला चेक कोई 15-20 दिन बाद का था। उसके बाद हमने दिन रात वहीं डेरा डाला साइट पे, कंटिन्यू हमने मेहनत की, कंटिन्यू टीम ने मेहनत की। फॉर्चुनेटली उसके बाद गाड़ी चली और उसके बाद से हमने जो सामने लैंड वाले को कमिटमेंट दिया था उसी टाइम में उनको पूरा पैसा दिया और सेल से पैसा दिया। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने सेल की, सेल से पैसा दिया उनको, उनके कमिटेड टाइम में पूरा पैसा मिल गया। उनको भी विश्वास नहीं था ये पैसे दे पाएंगे, क्योंकि पहले चेक में ही मतलब बाउंस हुआ नहीं था। अच्छा, हुआ नहीं था। मैंने पूछा था सर आपने चेक डाल दिया, बोला क्या आपके अकाउंट में पैसे नहीं है क्या? मैंने कहा सर पैसे नहीं है, वो जिनके इन्वेस्टर आए थे तो उनको लग गया कि इनके पास में पैसे नहीं है, तो मेरे पता नहीं पैसे दे पाएंगे नहीं पाएंगे। मैंने कहा सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, चेक बाउंस नहीं होने दूंगा। चेक क्लियर हुआ तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ ही जाता है।
कितना पैसा देना था उन्हें टोटल, एक अगर कुछ सर याद हो? देखिए उस लैंड में अभी सच तो ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 4, 4.5 करोड़ रुपए देने थे। Okay. तो पूरे पैसे हमने सेल से दिए, प्रोजेक्ट बनता भी रहा और धीरे उस धीरे। वक्त आपके पास पैसे नहीं थे, राइट? हाँ जब आपने पैसे, लैंड लिया। जी जी जी, उस Okay. टाइम हमें नहीं पता था कि 5 करोड़ रुपए कैसे आएंगे। तो लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि यार ले सर लेते देखिए हैं? कॉन्फिडेंस एक सेल्स वाले का, जिस दिन कॉन्फिडेंस चला गया वो सेल्स नहीं कर पाएगा। Okay. सेल्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। हम्म, कॉन्फिडेंस से सेल होती है। प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप सेल कर ले जाओगे। right. मैं जो हमारी टीम है उनको भी यही बोलता हूँ, आपने सही बोला गलत बोला। किसी प्रोजेक्ट में हमारे पास 50 यूनिट है, आपने 500 यूनिट बोल दी, तो उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखो कि 500 ही है सर। वो बोलेगा नहीं आपके ब्रोशर में 50 लिखे, नहीं 500 है सर, हमने बढ़ा दी 50। वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कस्टमर के सामने। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है कि जैसे आपका बैकग्राउंड पूरा सेल्स में था जी, और आपने काम भी उसी चीज में करा जिसमें आपका, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उसमें पूरा करियर बिल्ड करा, जी, तो आपको सपोर्ट करा। जी। तो क्या उसी चीज में काम करना चाहिए जिसमें आपकी नॉलेज हो, या आप नई फील्ड में भी उतर सकते हो और नॉलेज बना सकते नहीं, हो? हमने, मेरा मानना है कि जिस फील्ड की आपको एक नॉलेज है, जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, वही काम करना चाहिए। हमने बीच में अनफॉर्चुनेटली 1-2 काम करके देखे, जितनी तेजी से हमने काम किया उतनी तेजी से उनको बंद किया। ठीक है। कोई भी काम करने के लिए आपको उस काम की नॉलेज, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपने बिना एक्सपीरियंस के, ये हमारे साथ हुआ था, जैसे कोविड आया था या जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें हुआ था, उसमें अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस छोड़ छोड़ के उल्टे सीधे काम में घुसने लगे थे। हमारे लिए मैं मानता हूँ कि कोविड और ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये अपॉर्चुनिटी थी। लोगों ने अपने बिजनेस बंद किए होंगे, हमने अपने बिजनेस को ग्रो किया इन्हीं पीरियड में। ओके। हमारा जो बिजनेस ग्रो हुआ, हमारी जो ग्रोथ हुई, वो या तो कोविड में हुई या जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें हुई। वो हमारे लिए एकदम, ये समझ ले कि अपॉर्चुनिटी थी, हमने एज अ अपॉर्चुनिटी ली। यू कैन नॉट बिलीव, कोविड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन हमने कोविड में सेल की। कैसे, ऑनलाइन या ऑनलाइन। और कोविड में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया। नॉर्मली सब लोग फ्री थे। पहले हम लोग मान के चलिए कि 1000 स्पेंड करके हमारे पास लीड आती थी, से फॉर एग्जांपल 500। कोविड के टाइम पे 1000 स्पेंड करने लीड आने लगी 10,000, क्योंकि सब फ्री थे। राइट। सबको कुछ कुछ समझना सब था, सोशल नेटवर्क लेना लेना नहीं तो अलग बात है, लेकिन समझना था क्या है। सबको ये था कि हम जैसे हम पुष्कर के फार्म्स बेच रहे थे उस टाइम पे, सबको ये था कि कुछ नई चीजें समझते हैं, समझते समझते आदमी को, नो डाउट सबको अपना अपना लाइफ का सेविंग सबसे पहले था। कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे सब लोग बहुत मुश्किल से निकले। सबको अपने सर्वाइवल की चिंता थी, काम, ये प्रॉपर्टी सबने सोचा ये सेकेंडरी, लेकिन हमने नहीं सोचा, हमारे लिए तो हमारा काम ही प्राइमरी था। भाई कुछ भी आए एटलीस्ट, मतलब आपको सबको, पहले तो ये था कि सबको मतलब लाइफ सेविंग की टेंशन थी, नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा थी। हमने नेगेटिव को साइड में करके कि पॉजिटिव की तरफ बढ़ो, आप काम पे फोकस रखो, दिमाग को डाइवर्ट करो, ये सब चीजों मत करो। फॉर्चुनेटली हमने बहुत अच्छा काम किया। हमने कोविड के टाइम पे, कोविड की सेकंड जो वेव्स थी, सेकंड वेव में हमने शायद 150-160 यूनिट सेल की। हमने पैसा लेके सेव की, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 11,000 दिया, किसी ने 21,000 दिया, कुछ पैसा तो आया ना। उस टाइम तो ये था कि आपको 5,000 भी सेव करना है। उस टाइम के 5,000 भी आप समझो आज के 5 लाख के बराबर हैं, क्योंकि उस पीरियड में आदमी आपको पेटीएम फोन पैसा दे रहा है, क्योंकि पता नहीं कल जान है भी नहीं है, ये भी नहीं पता होता था, राइट। और वो सिले उसमें से 50% कैंसिल भी हुई, लेकिन हमारा मानना है कि चलो 50% तो रही, कुछ तो हमने उस पीरियड में किया। आपने सेल तो करी एटलीस्ट। फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी कंपनी के हमारे? देखिए कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत ब्राइट हैं, ये हमारी शुरुआत है। और मैं मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू से कि जिस कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, अभी हमारे पास 2,500 कीज हैं, जिनके लिए 2,500 इन्वेंट्री है जो पे हम काम कर रहे हैं। आने वाले 1-1.5 साल में मुझे 5,000 करनी है। मेरा शुरू से एम रहा है कि हम 5,000 कीज करेंगे इनिशियली। 5,000 कीज हम आने वाले 1.5 से 2 साल में कर देंगे, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। और आज नहीं तो कल कंपनी का हम आईपीओ लाने का भी प्लान कर सकते हैं। और क्योंकि कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, डिलीवरी हो गई है, बहुत सारे लोग मेरे साथी हैं जो इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि डिलीवरी बहुत मैटर करती है। और डिलीवरी में इस प्रोडक्ट में, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, एक रिजॉर्ट प्रोडक्ट है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। हमारे भी प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, लेकिन
ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के डिले करता है। राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं बहुत बहुत सारे। सारे आ जाते हैं। नॉर्मली इस वाले में आपके रेजिडेंशियल कमर्शियल से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस लगते हैं, ज़्यादा एनओसीज लगती हैं, तो वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि कई ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। लेकिन डिलीवरी पे फोकस रखेंगे, एक चीज़ों को प्रैक्टिकली पे बिलीव करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी काम हो जाता है, करना चाहिए। अच्छा, पहले प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा और सेकंड प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा? सर पहले प्रोजेक्ट में ही टाइम लगा, उसके बाद तो टाइम लगा नहीं। अच्छा। हाँ, हमारी टीम भी बोलती है, हमारे इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं भैया रुक जाओ, धीरे, स्पीड बहुत तेज है आपकी, स्पीड से डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्पीड से कोई डर नहीं लगना चाहिए। हमने कोई आज तक टचवुड ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि हमें कभी लगता हो कि हमने कुछ गलत कर दिया। हाँ, वो बहुत जरूरी है मुझे हाँ, लगता हम काम कर देते हैं, फिर बाद में अगर गलत हो भी गया तो उसको सही कर देते हैं। पहले में कितना टाइम लगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर कितने साल आपने पहले struggle और में ये हमें लगा 2-2.5 साल ओके। फर्स्ट प्रोजेक्ट में। उसके बाद से जितने भी मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ उसमें टोटल सब में मिला के 2 साल लगे। ओके। तो ये जो भी आप देख रहे हैं 4-4.5 साल का डेवलपमेंट है। पहले में जरूर हमें 2 साल का टाइम लगा, उसके बाद हमें टाइम नहीं लगा। उसके बाद क्या नेटवर्क बन गया, टीम बन गई और एक्सपेंशन हो गया, तो लोगों का ट्रस्ट आ गया कि ये कर लेंगे, हो रहा है काम, तो वो फिर हमें टाइम नहीं लगा। जैसे अगर मान लीजिए यंग लोग भी देख रहे हैं, काफी सारे लोग देख रहे हैं, वो कुछ शुरू कर रहे हैं, तो क्या टाइम फ्रेम लेके चलेगी भाई ये 2 साल 3 साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई मतलब कोई रिटर्न नहीं है, आपको मेहनत करनी, रिटर्न अपने आप आएगा, शायद से 2 साल देखिए लगे, मुझे लगता है 3 कि साल लगे। कोई भी आप सेटअप करें, कोई भी स्टार्टअप करें, तो हार तो कभी भी नहीं माननी चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 1 साल का टाइम ऐसा होना चाहिए जो आपको बिल्कुल घोड़े की तरह चलना चाहिए। जैसे घोड़े लेजर वो एकदम फोकस्ड कि मेरे को 1 साल तक पीछे नहीं आना है, सिर्फ यही करना है। ठीक है। आज नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने सक्सेस मिलती है। ऊपर वाला भी देखता है कि इसका डेडिकेशन कितना है। अगर आप अपना डेडिकेशन पे फोकस्ड हो तो 100% वो आपकी हेल्प करता है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपको ट्रस्ट है तो दूसरों को आप ट्रस्ट अपने आप दिलवा दो। कहीं आपका ट्रस्ट अगर लूज हुआ तो वो फिर सबके लिए प्रॉब्लम। आई थिंक यही काफी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कुछ भी शुरू करें तो आपका बिलीफ सिस्टम सबसे पहले उसमें होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ और ये मुझे करना है आगे तक भी, भले ही कोई भी चैलेंज है। जैसे आपने बोला ना कोविड आया, बहुत आएंगे, कुछ भी आया, तो ऐसा नहीं कि आप क्विट कर दो। वो चैलेंजेस तो इतने आएंगे आप सोच नहीं सकते, बहुत चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अब शांति से, पीसफुली, कामली वो चैलेंजेस को फेस करते जाइए, आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे। एक रास्ता बंद होगा, 100% एक रास्ता बंद होगा, दूसरा रास्ता खुलेगा। हमारे साथ हुआ, एकदम एज पे आके रास्ते बंद हो गए, अब कहाँ जाएं, एकदम खड़े हो गए। लेकिन ऊपर वाले ने धीरे धीरे दूसरे रास्ते दिए, आप चलते रहे, रास्ते बनते गए। सॉल्व आपको ही करना है। मुझे जैसे आपकी स्टोरी से मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ, जैसे कोविड आया, अगर कोई और होता है कहता है यार अब क्या करूं मैं, अब तो कोई तरीका ही नहीं है, बट आपने कहा नहीं यार डिजिटल शिफ्ट हो जाता है। नहीं, हमारे यहाँ पे जिस रोड पे हम अजमेर रोड बोलते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे एक टाइम पे मेरे हिसाब से तो 80-90 लोग थे जो प्रॉपर्टी का काम करते थे। कोविड या डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो 80% लोगों ने शटर बंद कर दिए, बिजनेस बंद कर दिया, जबरदस्ती बिजनेस बंद कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो जब कुछ नया हुआ, जब ऐसा हुआ जो कि कुछ एकदम अनबिलीवेबल हो गया, तो मतलब आपको सिचुएशन के साथ साथ सब चीजें नॉर्मल हो जाती है, लेकिन आपको हथियार नहीं छोड़ने, पेशेंस रखना आपने पड़ेगा। पेशेंस जहां लूज किया वो खत्म। हमने किया, हमने बढ़िया से काम किया, हम फोकस रहे, हम डटे रहे। सिचुएशंस आई, सैलरीज की प्रॉब्लम भी आई, टीम ने समझा भी चीजों को, लेकिन हम डटे रहे और धीरे धीरे सिचुएशन पहले से ज्यादा बेटर हो गई। टीम कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए? देख, हर बिजनेस के लिए सर टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम का आप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जहां टीम का ट्रस्ट आपसे खत्म हुआ, प्रोडक्ट का ट्रस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। टीम को आपको एनहेंस भी करना है, टीम को साथ लेके भी चलना है और टीम को बढ़ाते रहना है। टीम एक्सपेंशन हमेशा एक बिजनेस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वो एक्सपेंशन कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा एक्सपेंड होनी चाहिए। टीम जितनी ग्रो करेगी, जितना एक्सपेंशन आप करेंगे, जितने हैंड्स आप बढ़ाएंगे, जितना टीम को तवज्जो आप देंगे, जितना टीम की ट्रेनिंग, टीम का फोकस, टीम का कॉन्फिडेंस जितना बनेगा, उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, सब चीजें टीम के साथ ही कर सकते हैं। तो टीम को तो आपको साथ लेके ही चलना है, टीम के साथ ही आप आगे बढ़ सकते। अगर कोई आप कुछ एडवाइस करना चाहो यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो देख रहे हैं, या जो कोई भी अगर कुछ शुरू करना चाह रहे हैं जी,
तो वो क्या एडवाइस होगी आपके हिसाब से बिजनेस शुरू करने के लिए? देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए लोग बोलते होंगे, लेकिन मुझे लगता है पैसा नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके। आप पहले तो ये मान के चलिए कि ये माइंड से निकाल दीजिए कि पैसा होगा तो ही बिजनेस होगा। बिजनेस के लिए आपका स्ट्रांग बिलीव चाहिए खुद में। आप खुद में बिलीव करिए, बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस के लिए एफर्ट्स करते रहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप पे पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो आपको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कौन आपको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, वो आपके एफर्ट्स देखते हैं। और जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी पैसा अपने आप आ जाएगा, वो लोग देंगे पैसा आपको। लेकिन आप खुद में बिलीव रखिए, आप फोकस होके काम करते रहिए, 100% आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। अपने काम पे बिलीव रखिए, खुद में बिलीव रखिए और ट्राई करते रहिए। मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग चाहे कुछ भी करें, छोटा रेस्टोरेंट करें, कुछ भी करें, वो बहुत जल्दी, आज की जनरेशन बहुत जल्दी हार मान जाती है, क्विट कर देती है, बहुत जल्दी क्विट कर देती है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। हमारे यहाँ भी मैं देखता हूँ कि जैसे कुछ नए रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो वो कुछ जनरेशन, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें खुद में बिलीव नहीं है। 2 महीना यहाँ करेंगे, 3 महीना यहाँ करेंगे, 4 महीना यहाँ करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो आज से 10 साल पहले भी घूम ही रहे थे, आज भी घूम ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं भी आप जाएंगे, मेहनत तो इससे ज्यादा ही करनी पड़ेगी जितनी आप यहाँ पे कर रहे हैं। चाहे आप कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं, खुद का कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, तो लगे रहिए, जुटे रहिए, बहुत जल्दी हार मत मानिए। हार आपने मानी तो वो अगला काम इससे भी टफ रहेगा। कई बार आता है, जैसे हमने काम स्टार्ट किया, पैसे नहीं थे, काम नहीं हुआ, मैंने छोड़ो यार, चुपचाप जॉब कर रहे, जॉब करते रहो। लेकिन नहीं, वो स्ट्रगल टाइम होता है, वहां आपको फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए, आपकी टीम का भी सपोर्ट चाहिए कि नहीं सर आप करो, हम खड़े हैं। तो सबका मिलता है, सबका मिला, बस वो बोलना, कोई आदमी ये मिल जाए ऐसा बोलने वाला कि आप करो सर, हम खड़े हैं साथ, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, बस वो उसी से काम हो जाता है। पैसा नहीं चाहिए, ऐसे बोलने वाले टीम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो आप में बिलीव करते हो, जो आपके विजन में बिलीव करें बेसिकली। तो आपका भी विजन मतलब मुझे लगता है अच्छा रहता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, मूविंग ऑन टू द पर्सनल राउंड, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप मनी को कैसे देखते हैं? सर देखिए, मेरे लिए मनी बहुत मैटर नहीं रखती, मेरी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। घर का खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं रेयर ही बाहर जाता हूँ मजबूरी में, क्योंकि ट्रैवल बहुत होता है तो बाहर खाना ही पड़ता है। लेकिन अगर जैसे कभी आउट ऑफ इंडिया गए, कहीं भी गए, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी कहीं घर का खाना मिल जाए, कहीं ऐसा अपना देसी खाना मिल जाए। बहुत ज्यादा मेरी कोई ऐसी डिजायर भी नहीं है। मनी मैटर मेरे लिए एकदम नहीं करती। हाँ, आपको बढ़ना है, आपको करना है तो चाहिए मनी, मनी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मनी सब कुछ है। मनी ऊपर वाले का ठीक है, सब कुछ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फंस जाते हो, पैसा चाहिए, लेकिन आप चुपचाप अपना शांति से काम करते रहो, सब आ जाता है। ऊपर वाले ने सब डिसाइड किया हुआ है, काम नहीं रुकता। हमारा तो टचवुड आज तक पैसे की वजह से काम नहीं रुका है। हमारे पास पैसे हैं नहीं है, मेरा तो वो भी मानना है कि जैसे मेरे को कोई चीज समझ में आ गई, मान के चलिए मेरे को गोवा प्रोजेक्ट करना है या मेरे को कूर्ग प्रोजेक्ट किया, मैंने पैसे नहीं थे, मैंने दे दिए, मैंने इनिशियल दिया, मैंने कहा सर करेंगे, पैसे हो जाएंगे, और टचवुड टाइम पे हो जाता है। आपको बिलीव चाहिए, बिलीव सिस्टम, पैसा आ जाता है। पैसा ऊपर वाला देखता है कि आप कितना डेडिकेटेडली अपने काम को फोकस करते हैं, कितना डेडिकेटेडली आप काम कर रहे हैं, तो पैसा आ जाता है। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। पैसा नो डाउट इम्पोर्टेंट है आपको घर चलाने के लिए, आपको फैमिली के लिए, आपको सोशली पैसा चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कोई भी काम करने के लिए पैसा थोड़ा लगता है बट बहुत नहीं लगता। मतलब जितना आपके पास है उतना आप कर सकते हो, अगर आपका बिलीफ है तो आप उसमें कर लोगे। तो ये मुझे काफी अच्छी एडवाइस लगी। सक्सेस क्या है आपके लिए? देखिए, मेरी सक्सेस है टीम। मुझे लगता है कि अगर आपके पास अच्छी टीम है वही आपकी सक्सेस है। अगर आपने कुछ अच्छे लोग बना लिए, मेरे पास ऐसे ऐसे टीम में लोग हैं जो 15-15, 16 साल से हैं, मेरे लिए वही सबसे बड़ी सक्सेस है। आप वो टीम की वजह से या इन लोगों की वजह से ही आप बैक टू बैक प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। हमारी आप ग्रोथ देखेंगे तो लोगों को यही बिलीव नहीं होता कि इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ कर कैसे लिए, सिर्फ इसलिए कि वो टीम है आपके पास। वो टीम नॉर्मली एक एम्प्लॉय की तरह कोई भी काम नहीं करता, ऐसा फैमिली की तरह काम करते हैं, वही सबसे बड़ी सक्सेस है। और आने वाले टाइम में हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं, बहुत जल्दी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे आप, है ना। तो वो एक स्ट्रगल फेज तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन एक स्ट्रगल से ऊपर भी एक स्ट्रगल है कि ठीक है, आपको हमेशा करना है, कुछ अच्छा करना है। आपका माइंडसेट कैसा रहता है नॉर्मली हर दिन जब आप उठते हैं? तो क्या मतलब फर्स्ट थॉट क्या आता है आपको माइंड में?
देखो मैं जब उठता हूँ तो मेरा दिन 7:30-8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। जी। इतनी सब साइट्स हैं, साइट से फ़ोन आना, क्योंकि हमारे यहाँ साइट पे 9 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो सबके फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इनफैक्ट हमारे यहाँ 10:30 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, तो ये ऑफिशियल फ़ोन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। 10:30 से पहले ऑफिस वाले काम होते हैं। तो आपको अपना दिन तो क्या खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें सब मैसअप हो जाएंगी, क्योंकि ये वन मैन शो है। तो क्या है, आपको खुद ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, अपने काम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो सुबह 8 से लेके और 9:30 10 बजे तक का टाइम आपके साइट के लिए रहता है, और उसके बाद फिर ऑफिस का टाइम हो जाता है, और शाम का टाइम फैमिली, और मतलब इनफैक्ट संडे फैमिली। हाँ, मेरी छोटी डॉटर है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है मेरे, बस वो थोड़ा सा उसी के साथ जितना हो सके टाइम करते हैं, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत रहता है, उसके भी स्कूल्स हैं, तो थोड़ा सा जितना टाइम मिलता है उतना उसके साथ। अच्छा, इससे एक चीज़ याद आई कि स्टार्टिंग में कितने घंटे काम करते थे आप? सर मैं तो अभी भी बहुत काम करता हूँ। कोई दिन रात का कोई टाइम नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये है कि मैं 10:30 से 11 बजे तक सो जाता हूँ। चाहे कहीं हो कैसा हो, मेरे को 10:30 से 11 बजे नींद आ ही जाती है, और सुबह 6:30 7 o'clock उठ जाता हूँ। उसके बाद से काम अगर होता है तो रात को 2 बजे तक भी होता है। और नॉर्मली मेरा ये वर्किंग मैंने सेट किया हुआ है कि 10:30 11 बजे एनी हाउ सो जाना है, क्लोज कर देना है। कोई ऐसे लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करते हो आपकी लाइफ में? देखिए, मेरे को बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी स्ट्रगल करता है, जो भी कुछ जिसने किया है। रतन टाटा जी थे, इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया है। जो भी ग्राउंड से उठे हैं, जिन्होंने खुद कुछ किया है। देखिए, पेरेंटल तो जिसको मिल जाता है तो उसको 1+1 ही करना है। यहाँ स्ट्रगल तो वो है कि जो आप खुद अपने दम पे करके दिखाओ। तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, फैमिली में भी सबका सपोर्ट है, और मैं इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। इंस्पिरेशन आप जा रहे हो, एक भिखारी भी आपको इंस्पिरेशन दे सकता है। तो इंस्पिरेशन तो जितनी जहां से मिले उतनी लेनी चाहिए। ले लो। राइट। वो थ्री इडियट में डायलॉग भी वो कहता है ना कि ज्ञान जहां से मिले ले लो। हाँ, जितना हो सके ले लो, और जितना जरूरी हो उतना ही लो, ज्यादा भी नहीं लेना है। हाँ, ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है, ओवरलोड हार्म कर देता है। मेरा मानना ये है, जब मेरे को जिन्होंने रियल एस्टेट वाला काम सिखाया था, उन्होंने यही बोला था कि जितनी जरूरत हो उतना ही आपको समझना है। ज्यादा आप समझोगे उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे। और मेरा मानना है कि ये भी कंफर्म है, अगर आप सक्सेस हो, आप जो हमारे यहाँ सेल्स करते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, अगर आपका कलीग आपसे अच्छा काम कर रहा है तो उसको फॉलो करो। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, चुपचाप फॉलो करते रहो। वो उसकी बस में चढ़ जाओ। 100% आपको भी सक्सेस मिलेगी। जो हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इजी काम नहीं है बहुत। हम एक कंसेप्ट बेच रहे हैं, एक नॉर्मल रेजिडेंशियल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप फोकस होके काम करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। कोई ऐसा कोट जिसको आप फॉलो करते हो, या आप मतलब क्लोजली आप सर मेरे स्टेटस पे लगाया हुआ 1 day और day 1 यू डिसाइड। तो हर दिन आपका है, उसको आपको, अगर आप नहीं भी है तो उसको आपका अपना दिन बनाना है। तो वो आपको फोकस करना पड़ेगा। हर दिन आपका है, उसको कैसे आपको देखना है वो आपको सोचना है। हर दिन अपॉर्चुनिटी है, आपको वो लेनी है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच दिनेश जी। थैंक यू, बहुत मजा आया बात करके आपसे। काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी, और आई होप ऑडियंस भी सीखे इससे। थैंक यू।